आज हम बीए फाइनल ईयर के सांख्यिकी पेपर में समंग संकलन के बारे में अध्ययन करेंगे। समंग संकलन के बारे में पूर्व में एक लेक्चर जो दिया गया था उसमें हमने समंग संकलन कैसे किया जाता है, समंग संकलन की विधियों का अध्ययन किया था, जिसमें हमने प्राथमिक समंग और द्वितीय समंग का अध्ययन किया था। आज हम समंग संकलन में समंग किन इकाइयों से हम एकत्रित करेंगे या अपने अध्ययन विषय से संबंधित जो इकाइयां हैं उनसे किस प्रकार सूचनाएं प्राप्त की जाएगी, सूचना प्राप्त करने का तरीका क्या होगा, उसका अध्ययन हम समंग संकलन में करेंगे। अध्ययन विषय से संबंधित इकाइयों से सूचना कैसे प्राप्त की जाए, इसके दो तरीके हैं, संगणना और निदर्शन। संगणना या निदर्शन। संगणना एक ऐसा मेथड है या ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत शोधकर्ता अपने अध्ययन विषय से संबंधित सभी इकाइयों से सूचना प्राप्त करता है, सभी इकाइयों से जानकारी प्राप्त करता है और उन सभी इकाइयों से प्राप्त की गई जानकारी के आधार पर जो निष्कर्ष निकालता है उसको हम संगणना कहते हैं। देखिए, संगणना में शोधकर्ता अध्ययन विषय से संबंधित सभी इकाइयां, उस अध्ययन विषय से संबंधित जितनी भी इकाइयां जुड़ी हुई है उन सभी इकाइयों से जब सूचना प्राप्त की जाती है और उस सूचना प्राप्त करके जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उस विधि को संगणना या समग्र विधि कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखें, जनगणना। भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना की जाती है। तो जनगणना में देश की सभी जनसंख्याओं से सूचना प्राप्त की जाती है, इसलिए जनगणना संगणना या समग्र का एक उदाहरण है। इस चार्ट में हम देखेंगे ये अध्ययन से संबंधित सभी इकाइयां हैं और जब इन सभी इकाइयों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम समग्र या संगणना कहते हैं। इन सभी इकाइयों से सूचना प्राप्त करके जो निष्कर्ष निकाले जाएंगे उसको हम संगणना या समग्र कहते हैं। संगणना विधि के क्या गुण हैं उसका अध्ययन हम करेंगे। प्रथम गुण देखें, अधिक वास्तविक। संगणना के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष अधिक वास्तविक होते हैं, उसमें त्रुटि होने की संभावना कम रहती है, क्योंकि ये निष्कर्ष अध्ययन विषय से संबंधित सभी इकाइयों पर आधारित होते हैं। सभी इकाइयों से सूचना प्राप्त करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं, इसलिए संगणना के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष अधिक वास्तविक होते हैं, अधिक विश्वसनीय। संगणना या समग्र विधि के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि इस विधि में हम अध्ययन क्षेत्र से संबंधित सभी इकाइयों से जानकारी प्राप्त करते हैं, सभी इकाइयों का अध्ययन करते हैं, इसलिए अध्ययन क्षेत्र में त्रुटि या गलती होने की संभावना बहुत कम होती है। व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना भी बहुत कम होती है, इसलिए संगणना विधि से निकाले गए निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय होते हैं। ये हमने संगणना के गुण पढ़े, लेकिन संगणना विधि के कुछ अवगुण या दोष भी हैं। जैसे प्रथम दोष देखें, अधिक खर्चीली। संगणना विधि अधिक खर्चीली है। इस विधि के द्वारा जब हम अध्ययन करते हैं
तो सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, सभी इकाइयों से सूचना प्राप्त की जाती है और अध्ययन क्षेत्र विस्तृत या बड़ा होने पर इसमें सभी इकाइयों से सूचना प्राप्त करने पर अधिक खर्चा आ जाता है, इसलिए ये विधि अत्यधिक खर्चीली, अधिक समय। दूसरा अवगुण संगणना का यह है कि संगणना के द्वारा जब हम सभी इकाइयों का अध्ययन करते हैं, सभी इकाइयों से जानकारी प्राप्त करते हैं, तो उसमें अत्यधिक समय लगता है और निष्कर्ष निकालने में अत्यधिक देरी हो जाती है, समय पर निष्कर्ष हमें प्राप्त नहीं हो पाते हैं। इसलिए इस विधि का एक अवगुण यह है कि इसमें निष्कर्ष निकलने में काफ़ी देरी हो जाती है, समय अधिक लग जाता है, तो ये इसका एक अवगुण हम देख सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड मेथड जो हम पढ़ेंगे, निदर्शन या नमूना, इसको हम प्रतिचयन विधि भी कहते हैं। निदर्शन एक ऐसी विधि है जिसमें हम अध्ययन विषय से संबंधित सभी इकाइयों का अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि उन सभी इकाइयों में से कुछ इकाइयों का चयन किया जाता है, कुछ ऐसी इकाइयां चुनी जाती है जो सभी समूह का उचित प्रतिनिधित्व करती है। उन चुनी हुई इकाइयों से ही जानकारी प्राप्त की जाती है, उन चुनी हुई इकाइयों का ही अध्ययन किया जाता है, उन चुनी हुई इकाइयों से ही सूचनाएं प्राप्त की जाती है और चुनी हुई इकाइयों से मिलने वाली सूचना के आधार पर अनुसंधानकर्ता, शोधकर्ता निष्कर्ष निकालता है और वो निष्कर्ष सभी इकाइयों पर लागू कर देता है या वो सभी इकाइयों पर लागू होते हैं वो निष्कर्ष। तो इस प्रणाली को निदर्शन, नमूना या प्रतिचयन प्रणाली या सैंपल मेथड कहते हैं। तो इस विधि के अंतर्गत शोधकर्ता समग्र से चुनी हुई इकाइयों से ही सूचना प्राप्त करता है और जो निष्कर्ष निकालता है वो संपूर्ण समग्र पर लागू होते हैं। इसे हम निदर्शन या सैंपल मेथड कहते हैं। इसको हम चार्ट द्वारा भी देख सकते हैं। देखिए, पहले हमने इन सभी इकाइयों का अध्ययन किया था, वो समग्र या संगणना, लेकिन अब शोधकर्ता इन सभी इकाइयों में से केवल 4 इकाइयों का चयन करता है। ये 4 इकाइयां चुनी जाती है, इन 4 इकाइयों को हम चुन रहे हैं, चुनी जाती है। इन 4 इकाइयों से ही अब सूचना प्राप्त की जाती है, इन 4 इकाइयों से ही जानकारी प्राप्त करता है शोधकर्ता, इन 4 इकाइयों से ही सूचना प्राप्त करके निष्कर्ष निकालता है। तो इसे हम निदर्शन या नमूना प्रणाली कहते हैं। ये 4 इकाइयां जो है निदर्शन कहलाती है। देखिए, इस विधि का उपयोग कहां पर किया जाता है? इस विधि का उपयोग हम ऐसे इकाइयों में कर सकते हैं जिसमें समग्र का निर्माण अत्यधिक इकाइयों से मिलकर हुआ है या समग्र का आकार बहुत अधिक है या बहुत बड़ा है। ऐसी दशा में समग्र की संपूर्ण इकाइयों से सूचना प्राप्त करना अत्यधिक जटिल या आसान नहीं है या प्राप्त नहीं की जा सकती। तो ऐसी स्थिति में उन समग्र में से चुनी हुई इकाइयों के आधार पर सूचना प्राप्त की जाती है और निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो जब समग्र का आकार बड़ा हो तब सैंपलिंग मेथड को अपनाया जाता है। दूसरा, इसमें देखें, परीक्षण या जांच करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए रक्त जांच, ब्लड टेस्टिंग में, नमूना प्रणाली में हम एक रक्त की जांच करके संपूर्ण शरीर के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये नमूना या निदर्शन प्रणाली कहलाती है। इस प्रणाली के कुछ गुण हैं, देखें, कम खर्चीली। इस विधि में अत्यधिक खर्च नहीं होता है क्योंकि इसमें अध्ययन विषय से संबंधित सभी इकाइयों का अध्ययन नहीं करते हैं, केवल कुछ चुनी हुई इकाइयों का ही अध्ययन किया जाता है। इसलिए ये कम खर्चीली है।
दूसरा गुण देखें इस मेथड का, कम समय। इस विधि में चुनी हुई इकाइयों से ही सूचना प्राप्त की जाती है और संपूर्ण इकाइयों के बारे में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसलिए इसमें कुछ चुनी हुई इकाइयों से तुरंत सूचनाएं प्राप्त हो जाती है, इसमें समय कम लगता है और निष्कर्ष तुरंत प्राप्त हो जाते हैं। निष्कर्ष प्राप्त में अत्यधिक देरी नहीं लगती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि निदर्शन प्रणाली कम समय लेती है या इसमें अत्यधिक अल्प समय लगता है। अवगुण देखिए, कम वास्तविक। इस प्रणाली के द्वारा निकाले गए निष्कर्ष वास्तविकता से दूर होते हैं, इसमें वास्तविकता कम होती है। कारण यह है कि सैंपलिंग प्रणाली में हम कुछ चुनी हुई इकाइयों के आधार पर निष्कर्ष निकाल रहे हैं, लेकिन चुनी हुई इकाइयां यदि संपूर्ण समग्र का उचित प्रतिनिधित्व नहीं कर पाती है तो ऐसी दशा में निष्कर्ष गलत सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए इस विधि में सैंपलिंग करते समय, इकाइयों का चयन करते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी होती है। यदि सैंपल का सही चयन नहीं हुआ, सैंपल का चयन त्रुटिपूर्ण हुआ, तो ऐसी स्थिति में निष्कर्ष कम वास्तविक हो जाते हैं, कम विश्वसनीय। इस विधि के द्वारा जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो कम विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि इस विधि के द्वारा निकाले गए निष्कर्ष संपूर्ण समग्र की इकाइयों से संबंधित ना होकर केवल कुछ चुनी हुई इकाइयों के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष होते हैं और उसमें पक्षपात की अत्यधिक संभावना रहती है। इसलिए इस विधि से निकाले गए निष्कर्ष कम विश्वसनीय होते हैं। धन्यवाद।